Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 62 में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो में पढ़ा है गॉस प्रमेय और उसका प्रूफ। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो टॉपिक लिखिए, गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है इसमें, गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों में लिखिए, गॉस का प्रमेय सभी बंद सतहों के लिए सत्य होता है, चाहे उन सतहों का आकार अथवा आकृति कुछ भी हो। गॉस का प्रमेय सभी बंद सतहों के लिए सत्य होता है, चाहे उन सतहों का आकार अथवा आकृति कुछ भी हो। जैसे कहने का मतलब है कि यह एक बंद सतह है और इसके अंदर में आवेश Q है, तो इस बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि बंद सतह का आकार मान लीजिए कि बहुत छोटा हो इस तरह से और इसके अंदर में कोई आवेश Q हो, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा। तो Q/ε0। देखिए यही आवेश यहाँ भी था, यही आवेश यहाँ भी। यहाँ पर आकृति बड़ा है, यहाँ पर आकृति छोटा है, लेकिन दोनों के लिए फ्लक्स का मान एक समान आया। यदि मान लीजिए कि कोई बंद सतह इस प्रकार का हो जिसके अंदर में आवेश क्या है, Q है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना आएगा। तो Q/ε0 आएगा। यदि कोई बंद सतह जो इस तरह का हो, आप सभी चित्र बना लीजिएगा, बंद सतह का आकार कुछ भी हो और उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो है बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए सभी प्रकार के बंद सतहों के अंदर में एक ही आवेश है Q, लेकिन सबसे गुजरने वाला फ्लक्स का मान एक समान है। तो आपने लिख लिया है कि सभी प्रकार के बंद सतहों के लिए गॉस का प्रमेय जो है लागू होता है, चाहे सतहों का आकार कैसा हो। दूसरा पॉइंट लिखिए, गॉस की प्रमेय में आवेश कैपिटल Q सतह द्वारा घिरे सभी आवेशों का योगफल होता है, चाहे बंद सतह के अंदर आवेश कहीं पर भी स्थित हो। इसको समझिए, ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यह एक बंद सतह है और बंद सतह के अंदर में कहीं पर आवेश Q1 है, कहीं पर आवेश Q2 है, कहीं पर आवेश Q3 है। इसी तरह से मान लीजिए कि बहुत सारा बिंदु आवेश है, तो इस बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा। तो फ्लक्स का मान होगा फाई बराबर 1/ε0 Q1 + Q2 + Q3 + Qn। यानी कि बंद सतह के अंदर में आवेश कहीं भी होते हैं, जो आवेश Q होता है वो सभी आवेशों का योगफल होता है। यानी कि फाई बराबर हम लिख देंगे 1/ε0 इंटू Q, तो हो जाएगा आपका कितना Q/ε0। तो क्या बोले कि गॉस के प्रमेय में जो आवेश Q होता है सतह के अंदर घिरे सभी आवेशों के योगफल के बराबर होता है, जो कि आपने देख लिया। इसके बाद देख लीजिए एक और इसका थोड़ा एक डायग्राम बना लीजिएगा। ये तो डायग्राम हो गया। मान लीजिए कि इस बंद सतह के अंदर में कहीं पर आवेश है 2Q, कहीं पर आवेश है 3Q, कहीं पर है मान लीजिए कि 4Q, इस तरह से, और कहीं पर मान लीजिए कि +5Q। तो इस बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो, तो हमने बताया है कि बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो होता है सतह के भीतर उपस्थित सभी आवेशों के योगफल में 1/ε0 गुना के बराबर होता है। तो देखिए बंद सतह के अंदर में आवेश आपका है 2Q + 4Q 6Q और +5Q, 11 कूलम हो जाएगा। 11Q हो जाएगा, उसमें से 3Q घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि फ्लक्स का मान यदि डायग्राम के लिए ज्ञात करना हो, तो इस डायग्राम के लिए फ्लक्स का मान आपका हो जाएगा 8Q और बाई/ε0। कारण है कि सभी आवेशों का योगफल कितना आ रहा है, 8Q आ रहा है, और जो भी बंद सतह के अंदर में आवेश होता है उसमें 1/ε0 गुना से गुना करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, गॉस के नियम के लिए जिस पृष्ठ का चयन किया जाता है उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। गॉस के नियम के लिए जिस पृष्ठ का चयन किया जाता है उसे गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। देखिए गॉस प्रमेय में हम लोग जो भी सतह का चुनाव करते हैं वो सारे सतह गॉसीय सतह के नाम से जाने जाते हैं। चौथा लिखिए, कुछ परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार जब ऐसे गॉसीय सतह का चयन किया जाता है जिसमें कुछ आवेश
सतह के अंदर तथा कुछ आवेश सतह के बाहर हो, तब विद्युत क्षेत्र तो सतह के भीतर तथा बाहर स्थित सभी आवेशों के कारण होता है, परंतु गॉस की प्रमेय में आवेश केवल गॉसीय सतह के अंदर वाला ही लेते हैं। इसका डायग्राम समझिए। देखिए, हमने क्या बोला कि यदि कुछ परिस्थिति में आवेश जो है बंद सतह के बाहर भी स्थित हो और बंद सतह के अंदर भी स्थित हो, जैसे कि आप मान सकते हैं, देखिए इस तरह के मान लीजिए कि कोई आप किसी तरह का सतह बना सकते हैं, इस पर आवेश मान लीजिए कि इस तरह से फैला हुआ इसके सतह पर, इसके सतह पर आवेश मान लीजिए आपकी सतह पर आवेश Q2 है और इसके अंदर में आवेश कितना है, Q1 है। देखिए विद्युत क्षेत्र जो इसके सतह से भी उत्पन्न होता है, यहाँ से भी उत्पन्न होगा, यहाँ से भी उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र, और चूंकि बंद सतह के अंदर भी आवेश है तो वहाँ से भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे इसको आप मान लीजिए कि बंद सतह के अंदर में आवेश Q1 है तो विद्युत क्षेत्र तो यहाँ से भी उत्पन्न होता है, सतह के अंदर से भी। लेकिन गॉस के प्रमेय में हम लोग केवल उसी आवेश को लेते हैं जो आवेश बंद सतह से भीतर स्थित होता है। यानी कि इस चित्र के लिए आपसे कहा जाए कि गॉस प्रमेय का फार्मूला क्या होगा, तो डायग्राम बना लीजिए और इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान आपका होगा फाई बराबर Q1/ε0, क्योंकि बंद सतह के अंदर में आवेश कौन सा है आपका, तो Q1 है, इसलिए विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर Q1/ε0। यानी कि कुछ ऐसे परिस्थिति आते हैं जिसमें आवेश जो है बंद सतह के भीतर भी होते हैं, बंद सतह के बाहर भी होते हैं, लेकिन गॉस प्रमेय में आवेश केवल हम लोग बंद सतह के भीतर वाला लेते हैं, तो इस हिसाब से Q1 बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, नोट हो जाएगा। 5 नंबर लिखिए इसके बाद, गॉस की प्रमेय का सर्वाधिक व्यापक उपयोग, गॉस की प्रमेय का सर्वाधिक व्यापक उपयोग सममित आवेश विन्यासों के लिए ही होता है, सममित आवेश विन्यासों के लिए होता है। जैसे लिखिएगा, अनंत आकार के सीधे आवेशित चालक कोमा अनंत विस्तार की आवेश की चादर कोमा आदि के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में। देखिए गॉस प्रमेय का जब हम आपको उपयोग पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग गॉस प्रमेय का उपयोग करते हैं आवेशित बेलनाकार चालक के लिए और आवेशित समतल चालक के लिए। लेकिन फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 5 जो लिख लिए आप। पॉइंट नंबर 6 लिखिए कि गॉस की प्रमेय तथा कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम परस्पर तुल्य है। गॉस की प्रमेय तथा कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम परस्पर तुल्य है, ब्रैकेट में बराबर लिखिएगा। गॉस की प्रमेय का कोई भी अपवाद व्युत्क्रम वर्ग नियम से विचलन का संकेत देता है। गॉस की प्रमेय का कोई भी अपवाद व्युत्क्रम वर्ग नियम से विचलन का संकेत देता है। कहने का मतलब कि यदि कोई भी नियम गॉस के प्रमेय पर लागू नहीं होता है तो वहाँ पर कूलॉम का जो व्युत्क्रम वर्ग नियम है आपका, जो कि होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 × Q2 बाई R², वह उस पर भी लागू नहीं होगा, ठीक ना। तो 6 नंबर पॉइंट आप लिख चुके होंगे कि गॉस की प्रमेय तथा कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम परस्पर तुल्य है। गॉस के प्रमेय का कोई भी अपवाद कूलॉम वर्ग कोई भी अपवाद व्युत्क्रम वर्ग नियम से विचलन का संकेत देता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 का ए लिखिएगा, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है तो 7 का ए आप लिख सकते हैं। गॉस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। गॉस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यानी कि गॉस का प्रमेय वही उसी क्षेत्र पर लागू होगा जो क्षेत्र कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2 बाई R² का पालन करता है। उसके बाद 7 का बी लिखिएगा, गॉस का नियम निर्वात एवं माध्यम दोनों में लागू होता है। कहने का मतलब कि जब आवेश निर्वात में होगा वहाँ पर भी गॉस का प्रमेय लागू हो सकता है, और जब आवेश किसी सतह के अंदर होगा यानी कि किसी माध्यम में
तो वहाँ पर भी गॉस प्रमेय लागू हो सकता है। इसके बाद लिखिए पॉइंट नंबर 8, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता है। देखिए इसका मतलब है कि मान लीजिए कि कोई बंद सतह है और बंद सतह के अंदर में किसी स्थान पर आवेश मान लीजिए कि Q/2 है और कहीं पर Q/2 है इस तरह से, तो पूछा जाए कि इससे बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, तो हम लोग बंद सतह के अंदर में उपस्थित कुल आवेश Q/2 और बटा में Q/2 और बटा में एप्सिलॉन नोट, यानी कि इसका मान हो जाएगा आपका 2Q/2 और बटा में एप्सिलॉन नोट, यानी कि 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो आपका बचेगा Q बटा एप्सिलॉन नोट। यानी कि बंद सतह के अंदर में आवेश कहीं भी रहे, चाहे जिस तरह से एक डॉट डायग्राम बना लीजिए इसका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आवेश Q/ है आपका 4, यहाँ पर भी मान लीजिए कि Q/4 है, यहाँ भी Q/4 है, यहाँ भी मान लीजिए कि Q/4 है। तो इस बंद सतह से होकर गुजरने वाला यदि फ्लक्स का मान ज्ञात करना होगा तो हम लिख लेंगे कि फाई नेट बराबर Q/4 प्लस Q/4 प्लस Q/4 प्लस Q/4, तो बटा में एप्सिलॉन नोट। तो क्या हो जाएगा, आप एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 4Q/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका Q बटा एप्सिलॉन नोट। यानी कि बंद सतह के अंदर में आवेश कहीं पर भी स्थित हो, हमेशा सभी आवेशों का योगफल ही लिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गॉस का प्रमेय है बंद सतह के अंदर में वितरित आवेशों पर निर्भर नहीं करता है, वो बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है केवल। इसके बाद लिखिए पॉइंट नंबर 9, कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे इसको समझिए डायग्राम के द्वारा। देखिए इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि बंद सतह है और बंद सतह के ठीक केंद्र पर आवेश Q है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, फाई बराबर हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नोट। यदि इसी आवेश को हम सतह के एकदम नज़दीक में रख देते हैं तो इससे भी गुजरने वाला फ्लक्स का मान कितना होगा, Q बटा एप्सिलॉन नोट। यानी कि बंद सतह के अंदर में आवेश कहीं भी स्थित हो, उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो है Q बटा एप्सिलॉन नोट ही होगा। आवेश चाहे केंद्र पर रहे या सतह के नज़दीक हो, लेकिन आवेश बंद सतह के भीतर उपस्थित होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 लिखिए, विद्युत फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा, प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा, प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। जो हम लोग गॉस प्रमेय से फ्लक्स का मान निकालते हैं, तो फ्लक्स का मान जो है आवेश की मात्रा पर डिपेंड करता है, क्योंकि आवेश बटा माध्यम की प्रभाव्यता का अनुपात होता है। साथ ही आवेश की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यदि आवेश पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स का मान पॉजिटिव आएगा, यदि फ्लक्स आवेश का मान नेगेटिव होगा तो फ्लक्स का मान भी नेगेटिव आएगा। और जो माध्यम की प्रभाव्यता है, यदि ये भी चेंज होगा तो फ्लक्स का मान चेंज होगा। यानी कि आवेश का फ्लक्स का जो मान होता है आवेश की मात्रा पर भी डिपेंड करता है कि आवेश कितना कूलम का है, आवेश की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, और साथ ही माध्यम की प्रभाव्यता पर भी डिपेंड करता है। तो ये तो आपका पॉइंट नंबर 10 हो गया। अब पॉइंट नंबर 11 लिखिए, गॉस का नियम परिबद्ध आवेशों की गतिशीलता या स्थिर अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, जबकि कूलम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सही है। इस प्रकार गॉस का नियम कूलम के नियम से अधिक व्यापक है। देखिए कहने का मतलब है कि जैसे यह आवेश Q है, आप तो लिख लिए होंगे, नहीं तो फिर से एक बार सुन लीजिए। 11 नंबर, गॉस का नियम परिबद्ध आवेशों की गतिशीलता या स्थिर अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, जबकि कूलम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सही है। इस प्रकार गॉस का नियम कूलम के नियम से अधिक व्यापक है। देखिए कहने का मतलब
कि बंद सतह और बंद सतह के अंदर में कोई आवेश 2 कूलम का आवेश है और यह लगातार गतिशील है। मान लीजिए कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बंद सतह के अंदर में आवेश गतिशील है, तो इसे गुजरने वाला फ्लक्स का मान आपका हो जाएगा 2 और बटा में एप्सिलॉन नोट। क्योंकि बंद सतह के अंदर में आवेश 2 कूलम है, हमने अभी आपको बताया है कि फ्लक्स का मान जो है आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आवेश बंद सतह के भीतर उपस्थित होना चाहिए, चाहे आवेश गतिशील हो या चाहे आवेश स्थिर हो। फ्लक्स का मान जो बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश पर ही डिपेंड करता है। तो आवेश सतह के अंदर गतिशील भी होगा तो भी फ्लक्स का मान होगा 2 कूलम बटा में एप्सिलॉन नोट, और यदि आवेश स्थिर है तो ही फ्लक्स का मान उतना ही होगा। लेकिन जो कूलम का नियम होता है आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यह केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है, गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता है। और जबकि आपका गॉस का जो प्रमेय है वो गतिशील आवेशों पर भी लागू होता है, लेकिन शर्त है कि आवेश जो है बंद सतह के भीतर उपस्थित होना चाहिए। तो ये तो आपका एक स्थान पर नियम फेल कर जाता है, लेकिन ये कहीं फेल नहीं कर रहा है नियम, इसीलिए बोला जा रहा है कि जो गॉस का प्रमेय है कूलम के नियम से वो ज़्यादा व्यापक होता है, यानी कि अधिक स्थानों पर लागू होता है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 12 लिखिए कि गॉस का नियम केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं। गॉस का नियम केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी कि गॉस का प्रमेय वहाँ पर लागू हो सकता है जहाँ पर कूलम के नियम का पालन होता है जिस क्षेत्र में। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही।